हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मेडिकल साइंस। आज हम बात करेंगे डायरेटिक्स के बारे में। डायरेटिक्स ऐसे ड्रग्स है जो यूरिन के नॉर्मल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, जो भी स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के, उन स्टेप्स पर ये ड्रग्स एक्ट करते हैं एंड बाय एक्टिंग ऑन देम इट इंक्रीजेज द यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन अगर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यूरिन का आउटपुट भी बढ़ जाएगा। यूरिन का आउटपुट बढ़ रहा है तो यूरिन के साथ साथ सिर्फ वाटर का एलिमिनेशन नहीं होगा, तो जो भी ब्लड में अदर कंस्टिट्यूएंट रहेंगे और जो भी आयंस प्रेजेंट रहेंगे लाइक सोडियम क्लोराइड, सम बाइकार्बोनेट्स आर देयर, सो इन सब का एलिमिनेशन विद द हेल्प ऑफ डायरेटिक्स हम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे कुछ कंडीशंस आ जाती है लाइक हाइपरटेंशन है, एडेमा है। इन कंडीशन में हमें ये ड्रग्स काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो इन ड्रग्स के मैकेनिज्म को जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है यूरिन फॉर्मेशन की फिजियोलॉजी पता होना। इसी चैनल पे आप यूरिनरी सिस्टम का होल वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे हमने सिर्फ यूरिन फॉर्मेशन की वही स्टेप्स इंक्लूड की है जो आपके फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है। तो किडनी का मेन फंक्शन होता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का मेंटेनेंस। देन with the help of excretion of hydrogen ion, it also maintain the pH of the body. Along with it excreted some nitrogenous product which will obtain from the protein metabolism. So तीन बेसिक और मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल और स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के। सबसे पहले आएगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अगर बात करते हैं हम, तो ये होती है बाउमैन कैप्सूल में जो भी ग्लोमेरुलर वॉल और ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, वहाँ पे ये फिल्ट्रेशन होता है। एंड दिस वॉल और कैप्सूल जो होते हैं वो सेमी परमिएबल होते हैं। दैट मीन्स वो सिर्फ अलाउ करेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स को। जो भी हाई मोलिकुलर वेट कंस्टिट्यूएंट रहेंगे और सब्सटेंसेस रहेंगे, उन्हें ये कैप्सूल और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अलाउड नहीं करेंगे फिल्ट्रेशन के लिए। देन जो भी ब्लड आ रहा है फिल्ट्रेशन में किडनी के लिए और नेफ्रॉन में, वो आएगा आपके एफरेंट आर्टेरियोल से कैप्सूल में। वहाँ पे उनका फिल्ट्रेशन होगा। जो भी माइक्रोमोलिक्यूल है, वाटर एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर फिल्ट्रेटेड फ्रॉम द कैप्सूल एंड देन एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। अब जो कंस्टिट्यूएंट फिल्टर नहीं हो पा रहे हैं एफरेंट आर्टेरियोल से आने वाले, वो जाएंगे आपके efferent arteriole में, and then it will go towards the peritubular capillaries and then it's secreted in the tubule. After that elimination occur. तो यहाँ पे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है वो होता है कैप्सूल में। तो जो भी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, इसी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से जो भी आपका वाटर का कंजम्पशन हो रहा है, जितना भी अमाउंट कंज्यूम कर रहा है पेशेंट, उतना ही आउटपुट में नहीं आता है। इसका यही रीज़न है। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है, आफ्टर फिल्ट्रेशन वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। मतलब क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है मतलब जो भी नेसेसरी कंस्टिट्यूएंट्स है लाइक ग्लूकोज है, सम अमीनो एसिड्स रहते हैं फ्लूइड में प्रेजेंट। तो ऐसे जो एजेंट है जो हमें नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए रिक्वायर है, तो वो कंस्टिट्यूएंट यहाँ पे फिल्ट्रेट होने के बाद बॉडी में फिर से जाके रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। मतलब वो ट्यूब्यूल में से फिर से ब्लड में चले जाएंगे एंड देन नॉर्मल फंक्शन में यूटिलाइज हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जितना भी अमाउंट ऑफ फ्लूइड और जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर हम कंज्यूम करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो सेकंड स्टेप आएगी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की। तो रीअब्जॉर्प्शन मतलब सेम चीज़ हो गई। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, रीअब्जॉर्प्शन इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप। मतलब यहाँ पे जो भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, अगर वो अफेक्ट होता है तो आपका होल यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन वॉल्यूम जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इनकेस अगर यहाँ पे जो भी नेसेसरी कंस्टिट्यूएंट है लाइक ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, अगर वो एलिमिनेट हो जाते हैं गलती से भी बाय विद द यूरिन, देन वहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसे कंडीशन क्रिएट हो जाएंगे और कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देंगे। अगर ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है तो वहाँ पे वीकनेस आ सकता है, देन फटीग लाइक कंडीशंस कॉज कर सकते हैं। तो
यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द रिक्वायर्ड कंस्टिट्यूएंट। तो आफ्टर फिल्ट्रेशन जो भी फिल्ट्रेट प्रेजेंट है वो फिल्ट्रेशन के बाद चला जाएगा डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में। तो जो भी डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में यहाँ पे ए पार्ट जो दिख रहा है यहाँ पे इंडिकेट किया है, वहाँ से फिल्ट्रेट चला जाने के बाद जो भी डीसीटी के लाइंस रहेंगे माइक्रोविलाई के, वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, बढ़ाते हैं फॉर द रीएब्जॉर्प्शन। तो वहाँ से रीएब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है, मतलब सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड सम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स विच विल रिक्वायर फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिक functions all are reabsorbed from the DCT, and some reabsorption is passive but some substances are actively transported from the DCT। तो ये जो पार्ट है DCT का, डेट इज डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से 60 to 70% ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो आपके मेडिलरी लूप में चला जाता है। मतलब नेक्स्ट जो नेफ्रॉन का पार्ट आएगा आफ्टर DCT, लूप ऑफ हेनले आता है, तो वहाँ पे वो चला जाएगा। देन अगेन आपके लूप ऑफ हेनले में सम रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा एंड जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट है प्रेजेंट, तो वो फिर से आपके लूप ऑफ हेनले से पास हो जाएगा। एंड देन जो भी अभी रिमेनिंग कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट है जो रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो यूरिन के साथ एलिमिनेट हो सकता है बॉडी से। थर्ड जो स्टेप रहेंगे यूरिन फॉर्मेशन की, वो होती है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कैप्सूल से फिल्टर नहीं हो पाते हैं। दैट मीन्स जो मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे, ड्रग्स होंगे, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, तो वो कैप्सूल से फिल्ट्रेट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो एज इट इज़ कैप्सूल में रह जाते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाया इफरेंट आर्टेरियोल आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में चले जाते हैं। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जाने के बाद वहाँ पे जो है वो सिक्रेट हो जाएंगे इन द यूरिन। तो क्योंकि ये जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं ये भी हमें एलिमिनेट करवाने पड़ते हैं बॉडी से, तो इनका जो भी एलिमिनेशन है वो सिक्रीशन से होगा। तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में से यूरिन में चले जाएंगे एंड देन यूरिन के साथ बॉडी में से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये था शॉर्ट में जो भी नॉर्मल फिजियोलॉजी है यूरिन फॉर्मेशन की। अभी हम बात करेंगे नेफ्रॉन के कुछ ऐसे पार्ट्स है एंड कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है जो हमें फार्माकोलॉजी के मैकेनिज्म में यूज़ होने वाले हैं। तो लॉजिकली अगर हम इस बात पे फोकस करें कि कौन सा पार्ट और कौन सा डायरेटिक नेफ्रॉन के कौन से पार्ट पर एक्ट करेगा एंड एक्शन शो करेगा, तो हम यहाँ पे क्लिनिकली कोरिलेट कर पाएंगे कि आपका कौन सा क्लास आपके कौन से कंडीशन के लिए यूजफुल हो सकता है। मतलब ड्रग सिलेक्शन के लिए आपको ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो भी आपके नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट रहेगा आफ्टर कैप्सूल, वो रहेगा पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये फर्स्ट पार्ट होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रेजेंट होगा। जैसे ही ब्लड आपका फिल्टर हो जाता है वैसे ही आपका फिल्ट्रेट पीसीटी में चला जाएगा। तो जो भी ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है एंड बाइकार्बोनेट्स रहेंगे वो यही पीसीटी में रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो अबाउट 2/3 पार्ट ऑफ द सोडियम रीएब्जॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द पीसीटी। जो भी वाटर मूवमेंट रहती है यहाँ पे वो रहती है ल्यूमेन टू ब्लड। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है। रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है मतलब जो भी कंस्टिट्यूएंट आपके फिल्टर में प्रेजेंट रहेंगे वो फिल्ट्रेट में से आपके ब्लड में जाने वाले हैं, क्योंकि ग्लूकोज जैसे कंपोनेंट जो आपके नॉर्मल फंक्शन के लिए रिक्वायर रहेंगे या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए आपको लगने वाले हैं वो हमें फिर से रीअब्जॉर्ब करवाने पड़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मूवमेंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ल्यूमेन टू ब्लड होता है। देन जो भी पीसीटी का एरिया है वहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। वो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप या चैनल बोल सकते हो या ट्रांसपोर्टर भी बोल सकते हो इसे। तो इनका जो काम होता है वो होता है जो भी आयंस
प्रेजेंट है, सोडियम एंड पोटेशियम, उन्हें ट्रांसपोर्ट करने का और एक्सचेंज करने का काम इन ट्रांसपोर्टर का होता है। तो ऐसे ड्रग्स जो डायरेटिक्स कहलाते हैं वो यही इसी ट्रांसपोर्टर पे एक्ट होते हैं, इन्हीं के वर्क को अफेक्ट करते हैं एंड यही से एलिमिनेशन को बढ़ाते हैं। तो जो भी कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल अगर हाइपरटेंशन की हम बात करते हैं तो हाइपरटेंशन का एक कॉज होता है सोडियम लेवल अगर बॉडी में बढ़ जाती है तो हाइपरटेंशन भी इनिशिएट हो जाता है। मतलब क्या होगा, सोडियम बॉडी में बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सोडियम बढ़ रहा है तो वाटर रिटेंशन आपका ज़्यादा हो जाएगा। वाटर रिटेंशन बढ़ रहा है मतलब आपका वाटर का एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। तो एलिमिनेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, इसका मतलब बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, मतलब बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। तो फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है तो ऑटोमेटिक जो प्रेशर है वॉल्यूम का वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें होती है, माइकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है, एंजाइना की कंडीशन होती है, प्रेगनेंसी एडेमा होता है जहाँ पे आपका फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। उसी कंडीशन में हम डायरेटिक्स यूज़ करते हैं जो आपके नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट पे, डिफरेंट प्रोसेसेस पे अफेक्ट करके आपके फ्लूइड के आउटपुट को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे जो ड्रग्स है जो एक्ट करेंगे आपके पीसीटी पे वो होते हैं मैनिटोल एंड ग्लूकोज, जो आपके डायरेक्टली ऑस्मोलैरिटी जो है फ्लूइड की वहाँ पे एक्ट करते हैं। ऑस्मोलैरिटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्लड में नहीं जा रहा है कंस्टिट्यूएंट तो ऑब्वियसली वो एलिमिनेट होने जा रहा है। तो इसीलिए रीएब्जॉर्प्शन कम है तो एलिमिनेशन ज़्यादा होगा। देन सेकेंड पार्ट आएगा लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे दो लूप्स प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन में, फर्स्ट इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड देन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो दोनों का सेम फंक्शन है, दोनों में भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, सिर्फ उनका साइट ऑफ वर्क जो है और वे जो है फ्लूइड का वो डिफरेंट होता है। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होते हैं वो क्या करते हैं, ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है तो वाटर का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है एंड यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो हमें डायरेटिक के केस में क्या करना पड़ता है, जो भी आपके डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होते हैं उन पे एक्ट ना होने की वजह से जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होते हैं वहाँ पे डायरेटिक सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होते हैं वहाँ पे क्या होता है, यूरिन का रीएब्जॉर्प्शन जो है वो कम होता है, जिसके कारण यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होता है एंड यूरिन का आउटपुट भी बढ़ जाता है। तो ये जो लूप ऑफ हेनले होते हैं ये भी इम्पर्मिएबल होते हैं वाटर से, जिसके कारण वहाँ पे एक बात हो जाती है, इम्पर्मिएबल टू वाटर है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ जो आयंस प्रेजेंट है फ्लूइड में उन्हीं का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा और उन्हीं का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे मेजर साइट ऑफ डाइल्यूशन भी कर सकते हैं, मतलब डाइल्यूटिंग रीजन जो है नेफ्रॉन का वो इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो सिंपली सिर्फ आयन को ही ब्लड में रीअब्जॉर्ब करवाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को अफेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से नेफ्रॉन में यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन एज कम्पेयर टू अदर कंस्टिट्यूएंट ज़्यादा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे जो यूरिन प्रेजेंट होती है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होती है। तो अबाउट 25 to 30% ऑफ NaCl यहाँ से रिटर्न जाता है टूवर्ड्स द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इसी को हम मेजर साइट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं। देन थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन आएगा आपका डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे ये जो लास्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, सबसे पहले आएगा कैप्सूल, कैप्सूल में होगा आपका फिल्ट्रेशन, देन आपका फिल्ट्रेट चला जाएगा पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, वहाँ पे कुछ अमाउंट रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। देन फर्दर आपका नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा आपका लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में भी आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा एंड देन लास्ट आएगा आपका डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अभी ये जो है ये नेफ्रॉन का सबसे लास्ट पार्ट है, मतलब यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आने वाला है वो क्या होगा, सबसे कम अमाउंट होगा,
क्योंकि फिल्टर हो रहा है, फिर फिल्टर होने के बाद रीअब्जॉर्ब हो रहा है, लूप ऑफ हेनले में भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है। मतलब अगर 100% आपका फिल्ट्रेट है तो 100% में से 40% आपका पीसीटी में फिल्ट्रेट हो जाएगा, फिर 40 में से आपका 20% लूप ऑफ इनले में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, तो सिर्फ 20% ही अमाउंट फिल्ट्रेट की रहेंगी जो आपके डीसीटी में आ जाएगी। तो इसका मतलब ऐसे ड्रग्स हमें यहाँ पे एक्ट करने हैं जो कम से कम रीअब्जॉर्प्शन पे काम करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो भी कैल्शियम के जो ट्रांसपोर्टर्स रहेंगे वो यहाँ पे इस रीजन में प्रेजेंट रहेंगे। इसका मतलब आपके पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले में कैल्शियम का एक्सचेंज नहीं होगा, वो होगा आपके डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर्स है वो इसी डीसीटी के वॉल्स में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ तक हमने नॉर्मल एनाटॉमी भी बोल सकते हो और नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है यूरिन फॉर्मेशन की वो देखी है, एंड जो भी नेफ्रॉन के फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो हमने यहाँ पे शॉर्टली डिस्क्राइब की है। अभी बात करते हैं हम डायरेटिक्स के बारे में। तो हम ऐसे ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं जो यही जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है उस प्रोसेस को अफेक्ट करके आपके यूरिनेशन को बढ़ा देंगे, वही आपके डायरेटिक्स कहलाते हैं। तो डायरेटिक्स सिंपली सिर्फ यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ जो आपका सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट रहेगा उसका भी एलिमिनेशन जो है वो विद द हेल्प ऑफ डायरेटिक्स बढ़ जाएगा। तो लॉजिकली अगर हम बात करते हैं यूरिनेशन के बढ़ाने की या यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, तो लॉजिकली और प्रैक्टिकली अगर देखते हैं तो ये बहुत अनकंफर्टेबल प्रोसीजर होती है। मतलब बार बार आपको अगर यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है तो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, अनकंफर्टेबल है। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस आती है जिसके लिए हमें ये ड्रग्स यूज़ करने पड़ते हैं? तो एडेमा है, हाइपरटेंशन में जैसे हमने अभी देखा हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में क्या होता है, सोडियम लेवल बढ़ने की वजह से आपका वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाता है। तो उसे हमें ओवरकम करने के लिए डायरेटिक्स की हेल्प चाहिए होती है। सेकेंड आएगी अगर प्रेगनेंसी एडेमा है, प्रेगनेंसी एडेमा में भी क्या होता है, फ्लूइड का ओवरलोड हो जाता है, फ्लूइड इंटरस्टिशियल पार्ट पे आपके एक्यूमुलेट हो जाता है। तो उस फ्लूइड को हमें बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए या फ्लूइड को रिड्यूस करने के लिए हमें डायरेटिक्स यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि डायरेटिक्स के हेल्प से हम यूरिनेशन बढ़ा के फ्लूइड को रिड्यूस कर सकते हैं। देन कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में भी सेम प्रॉब्लम है। देन एंजाइना जैसी कंडीशन है जिसे भी हम ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेटिक्स। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी नॉर्मल किडनी के फंक्शंस रहेंगे उसे हम अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेटिक्स यूज करने की वजह से क्या हो रहा है, किडनी में कुछ मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं और जो भी नॉर्मल फंक्शन है वो मॉडिफाई हो रहे हैं। तो अगर प्रोलॉन्ग पीरियड है और लॉन्ग टर्म डायरेटिक्स यूज करते हैं तो किडनी में कुछ ऐसे एडेप्टेशंस आ जाएंगे जिसकी वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग में चेंजेस हो जाएंगे और किडनी का जो नॉर्मल एक्सक्रीशन की क्वालिटी है वो भी यहाँ पे अफेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम एक बात आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर क्लास के डायरेटिक्स हमें कौन से पर्टिकुलर कंडीशन में यूज करने चाहिए, ये हमें यहाँ पे नेफ्रॉन के पार्ट से हम लॉजिकली सिलेक्ट कर सकते हैं। देन क्लासिफिकेशन एंड साइट ऑफ एक्शन ऑफ डायरेटिक्स। तो क्लासिफिकेशन का जो पैटर्न है, जो भी पैटर्न ऑफ बेसिक मैकेनिज्म, इट इज कंट्रोल्स द रीअब्जॉर्प्शन एंड हेल्प्स टू मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। So drugs which follow the common pattern for reabsorption are under one class. To avoid confusion, we will discuss two classification here for the diuretics. First is based on the categories of the drug और according to mechanism of action, और उनके काम करने का जो तरीका होता है उनके अकॉर्डिंग हम ड्रग्स को क्लासीफाई करेंगे। एंड अदर क्लासिफिकेशन रहेगा आपका ड्रग के इफिकेसी के बारे में, जो भी उनकी चीज़ें रहेंगी उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग को क्लासीफाई करेंगे। सो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट मैकेनिज्म है और फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जो ड्रग्स के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ड्रग को क्लासीफाई किया गया है। तो पहला क्लास आता है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। तो
इस क्लास के अंदर जो भी ड्रग्स आएंगे लाइक माइनेटॉल होगा, ग्लिसरॉल होगा, ये जो ड्रग्स है वो सिंपली अफेक्ट करते हैं ब्लड की ऑस्मोसिस प्रोसेस पे। ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और कंपोनेंट होते हैं वो फ्लो होते हैं बाय द लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड देन रिजल्ट शो करते हैं। तो उसी प्रोसेस पे ये ड्रग्स है जो जाके एक्ट करेंगे, उस प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे एंड यूरिनेशन को बढ़ा देंगे। सेकेंड आएगा कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर। अभी कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर, इसके नाम में ही इसका एक्शन बताया गया है। कार्बोनिक अनहाइड्रेस ये जो है एक एंजाइम है। यहाँ पे और एक पॉइंट है याद रखने के लिए, जो भी वर्ड्स है, वर्ड्स के अगर एंड में ASE आता है तो वो एंजाइम्स होते हैं। तो जैसे कार्बोनिक अनहाइड्रेस ये एक एंजाइम होता है। नॉर्मली ये एंजाइम का रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द बाइफर्गेशन ऑफ सोडियम एंड बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से क्या होगा, H+ एंड HCO3 आयंस फॉर्म होते हैं बाइफर्गेशन होने की वजह से। तो जिसके लिए जो भी H+ एंड HCO3 आयन होते हैं ये बॉडी में से रीएब्जॉर्ब नहीं होते। तो रीएब्जॉर्प्शन हमें अगर बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए, बाइंडिंग एज इट इज होनी चाहिए। तो सोडियम के साथ HCO3 आयन बाइंड करके हमें डायरोसिस को इंक्रीज करना पड़ता है। तो इसी फंक्शन को हमें कंट्रोल करने के लिए कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर देने पड़ते हैं, जो बाइफर्गेशन को होने नहीं देते, जिसके कारण डायरोसिस जो है रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है एंड एलिमिनेशन भी बढ़ जाता है। तो एसिटाजोलामाइड एंड मेथाजोलामाइड ये ऐसे ड्रग्स है जो इस एंजाइम के फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं एंड एलिमिनेशन को बढ़ा देते हैं। थर्ड क्लास आएगा थायजाइड डायरेटिक्स। तो ये जो ड्रग्स होते हैं जो थायजाइड डायरेटिक क्लास के अंडर आते हैं, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, दैट इज इट इंक्रीजेज द सोडियम एंड क्लोराइड रीएब्जॉर्प्शन एंड सिंपली इट एक्ट ऑन द को ट्रांसपोर्टर। बिकॉज क्या करने वाले हैं, ये रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाने वाले हैं। रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रहा है, चैनल से हो रहा है, या को ट्रांसपोर्टर जो भी है वहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्ट करने वाले चैनल्स प्रेजेंट रहेंगे, उसी को अगर ये ड्रग्स अफेक्ट करते हैं या वहीं पे अगर इनिबिशन करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली दे एक्ट ऑन द सोडियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर एंड इंक्रीज द यूरिन आउटपुट बाय डिक्रीजिंग रीएब्जॉर्प्शन। तो इनके अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो हाइड्रोक्लोरोथायाजोइड है, क्लोरथैलिडोन है। नेक्स्ट क्लास आएगा लूप डायरेटिक्स। अभी इसके नाम में ही है, जो लूप ऑफ हेनले पे काम करेंगे, जो भी ड्रग्स है उनका साइट ऑफ एक्शन लूप ऑफ हेनले है, उनको हम सिंपली लूप डायरेटिक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूरेसेमाइड है, लेकिन इनका मैकेनिज्म जो रहेगा वो भी यही रहेगा, जो लूप ऑफ हेनले में ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, जो भी चैनल्स प्रेजेंट है उन्हीं पे जाके ये एक्ट करेंगे एंड यूरिन आउटपुट को बढ़ा देंगे। तो जो भी कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर है उसके लिए ये जो डायरेटिक्स है ये चॉइस ऑफ ड्रग होते हैं। नेक्स्ट क्लास आएगा एंड लास्ट क्लास आएगा पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्लास है अदर क्लासेस से। ये पोटेशियम जो भी एलिमिनेट हो रहा है बॉडी में से उसे ये क्लास के ड्रग जो है वो स्पेयर करके रखते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम लॉस जो है वो प्रिवेंट हो जाता है। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि पोटेशियम के लॉस को कम करने के लिए हम पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स यूज़ करते हैं। तो ये ड्रग कैसे रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेंगे एंड यूरिन आउटपुट को बढ़ाएंगे, इसका 1 by 1 और क्लास को 1 by 1 हम एक्सप्लेन करेंगे आगे वाले वीडियो में, जब आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिटेल में देखेंगे। एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू एफिकेसी ऑफ द ड्रग। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास आएगा हाई सीलिंग डायरेटिक्स। अभी हाई सीलिंग मतलब यहाँ पे इट गिव्स रिजल्ट एज अ इंक्रीज यूरिन आउटपुट एट हाई लेवल, that's why they are called as high ceiling diuretics. It inhibit the sodium potassium chlorine co-transporter and by inhibition they increase the urine output. सेकेंड क्लास आएगा medium efficacy डायरेटिक्स। यहाँ पे ये जो डायरेटिक्स है ये सिम्पोर्ट पे एक्ट करते हैं। मतलब क्या होगा, इनका जो रिजल्ट है एज कम्पेयर टू हाई सीलिंग थोड़ा
कम आ जाएगा, मतलब जो भी रीएब्जॉर्प्शन पे ये काम करने वाले हैं इनकी एफिकेसी एज कम्पेयर टू हाई सीलिंग से थोड़ी कम होगी, तो इसे हम मीडियम एफिकेसी डायरेटिक भी बोल सकते हैं। थर्ड आएंगे वीक डायरेटिक्स। तो वीक डायरेटिक्स के सब क्लासेस होते हैं लाइक कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, ऑस्मोटिक डायरेटिक एंड पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स। तो अभी हमने लास्ट वाले क्लासिफिकेशन में इन तीनों के बारे में देखा है। जो पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स होते हैं उन्हें हम अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। मतलब क्या, अल्डोस्टेरॉन की एक्शन को वो एंटागोनाइज करते हैं, तो ये भी उनका एक मैकेनिज्म और फंक्शन होता है। एंड रीनल एपिथेलियम में क्या करेंगे, ये सोडियम चैनल्स को इनिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम चैनल को इनिबिट कर रहे हैं, उसका मतलब सोडियम की एंट्री को ये इनिबिट कर रहे हो, तो सोडियम की एंट्री कम हो रही है तो क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन कम होगा। रीएब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो बॉडी में सोडियम की अवेलेबिलिटी भी जो है वो अफेक्ट हो जाएगी और कम हो जाएगी, जिसके कारण सोडियम का एलिमिनेशन जो है वो यूरिन के साथ साथ बढ़ जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं बेसिक एक एक क्लास का क्लासिफिकेशन, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, देन साइड इफेक्ट, along with side effect what are the contraindication, use and pharmacokinetic properties of various class of diuretics। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।